नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ। 8 बज चुके हैं रात के। डेली 8 बजे प्रैक्टिस होती है जीएस की और जीके की प्रैक्टिस, जिसमें अलग अलग एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने लाए जाते हैं। खासकर इसमें एसएससी जीडी, दरोगा और आपका एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चल रही है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए क्लास के साथ। रिवीजन घर पे अच्छे से करते रहिए और प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए। आपको पता लगेगा कि जितनी थ्योरी आप घर पर पढ़ रहे हैं उससे सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जाता है, तो आपको एक ही क्वेश्चन के साथ बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, जिससे आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का क्लास नंबर 80। ये है आपकी क्लास नंबर 80 और इसमें हम कुछ अट्रैक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रोबेबल हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और खासकर उससे रिलेटेड जो जानकारी डिस्कस करेंगे उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपके सामने। द पावर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो उस महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो किसकी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने की? आइए ऑप्शंस पे आते हैं। पहला है लोकसभा ओनली, केवल लोकसभा के पास होती है, ये तो नहीं लिखा है कहीं। राज्यसभा ओनली, केवल राज्यसभा के पास होती है, ये भी नहीं है। ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि सी सही है, सी सही है। तो ध्यान रखना, जो इंपीचमेंट प्रोसेस है, जो इंपीचमेंट प्रोसेस है, इंपीचमेंट प्रोसेस यानी कि महाभियोग प्रक्रिया, ये राष्ट्रपति पर चलाई जाती है, राष्ट्रपति पर चलाई जाती है। और इसके लिए जो बिल है वो चाहे तो लोकसभा में पहले आ जाए, चाहे लोकसभा में पहले आ जाए या राज्यसभा में पहले आ जाए, किसी भी हाउस से हम महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, किसी भी हाउस से हम महाभियोग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा से संबंधित आर्टिकल होता है 80, लोकसभा से संबंधित आर्टिकल होता है 81, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल होता है 52 से लेकर 62 तक, और 61 में ये कहा गया है। ठीक है, 61 में ये कहा गया है। क्लियर? और वहीं इसके साथ आर्टिकल 84 में होती है योग्यता, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल 79 के अनुसार राष्ट्रपति जो है पार्लियामेंट का अभिन्न अंग माना जाता है। बस ये राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य ना हो, सदस्य ना हो, नहीं तो फिर क्या होगा, ये लाभ के पद में काउंट हो जाएगा वो, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये। तो आंसर हो जाएगा सी, सदन, संसद के किसी भी सदन में इंपीचमेंट प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया? भारत में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? परिसीमन का मतलब है जैसे 543 सीट है, 543 सीट है, इनमें से अगर किसी एक सीट को, इनमें से किसी भी एक सीट को खत्म करना है, खत्म करना है, तो ये कौन कर सकता है? ये कौन कर सकता है? बताओ भाई। तो ध्यान रखना,
परिसीमन आयोग होता है इसके लिए। क्या होता है? डिलिमिटेशन कमीशन होता है, वही कॉन्स्टिट्यूएंसी को, निर्वाचन क्षेत्र को खत्म कर सकता है। तो ये याद रखेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन। एक और चीज, 543 में से सबसे बड़ी, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कहां पर है? तो वो है लद्दाख। लद्दाख की जो लोकसभा सीट है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी सीट है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? विनिवेश क्या होता है? तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है अपनी संपत्ति बेच देना। अपनी संपत्ति बेच देना। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी संपत्ति बेच देना। तो सरकार के लिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ? सरकार के लिए डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ? बताओ भाई, अब तो समझ आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट क्या हुआ सरकार के लिए। सेलिंग गवर्नमेंट स्टैक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, यानी कि सरकारी कंपनी में सरकार अपना कुछ शेयर प्राइवेट को बेच दे, प्राइवेट कंपनी को बेच दे, तो उसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। उसे क्या बोलेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट करना। ठीक है? जैसे एयर इंडिया जो एयरलाइंस है, एयर इंडिया जो एयरलाइंस कंपनी है, ये पहले सरकारी हुआ करती थी, लेकिन अब इसको टाटा ने खरीद लिया है। टाटा ने खरीद लिया है, तो हम क्या बोलेंगे? सरकार ने एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। प्राइवेटाइजेशन भी यही हो गया, सरकार ने एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक? डिसइन्वेस्टमेंट का अपोजिट वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का अपोजिट वर्ड होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। क्या होता है? निवेश। डिसइन्वेस्टमेंट का अपोजिट वर्ड होता है निवेश। निवेश का मतलब है सरकार अपनी संपत्ति बनाए, सरकार अपनी संपत्ति बढ़ाए। ठीक? तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आगे, व्हाट डज द टर्म एफडीआई स्टैंड्स फॉर? एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिंपल है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है? यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ये ध्यान रखेंगे आप। तो विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट आता है हमारे देश में, विदेशों से कोई इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा हमारे यहाँ आता है, या विदेशों का कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आकर कंपनी स्टार्ट करता है, पैसा खर्च करता है, लोगों को रोजगार देता है, तो वो एफडीआई है, जो विदेशों से हमारे यहाँ पैसा आता है और खर्च होता है किसी काम में, जैसे कि कंपनी बनाना, प्लांट स्टार्ट करना। समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ये ध्यान रखना है आपको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशों से पैसा आता है, तो ये यहां पे आ जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है? अब इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, यानी कि एफडीआई बढ़ाने के लिए इंडिया में काम करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये काम करता है,
और सरकार अपने स्तर पर बहुत प्रयास करती है कि दूसरे देशों से इन्वेस्टमेंट आए। केंद्र सरकार तो प्रयास करती ही है, साथ ही साथ राज्य सरकारें भी प्रयास करती हैं कि उनके राज्यों में दूसरे देश से निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए। क्लियर है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो इन्फ्लेशन क्या होता है? when there is a price rise of goods and services, जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, ड्यू टू विच our purchasing power decreases, जिससे हमारी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे हमारी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ठीक, तो इंक्रीज इन प्राइजेस कॉल्ड इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन मापने के तरीके हैं, मापन इसका कैसे होता है? इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति का मापन कैसे होता है? दो तरीके हैं, एक तो होता है सीपीआई और दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई। एक होता है सीपीआई और दूसरा होता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, और इसे कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्लियर है? तो ये दो तरीके से इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है। अब इसको नियंत्रण, ये मुद्रास्फीति का नियंत्रण कौन करता है कि एक लिमिट से ज्यादा महंगाई ना बढ़ पाए? तो इसके लिए दो पॉलिसीज चलती हैं इंडिया में, एक को कहते हैं मौद्रिक नीति जो आरबीआई बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी उससे, और एक सरकार बनाती है जिसे कहते हैं राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी जो है इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो, व्हाट इज मीन्ड बाय फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? राजकोषीय घाटा। तो देखो, जब खर्चा ज्यादा हो जाए और कमाई कम हो, जब खर्चा ज्यादा हो जाए और कमाई कम हो, फिस्कल यानी कि एक साल में, तो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, यानी कि राजस्व तो आया है कम और खर्चा हो गया है ज्यादा, तो ये वही बात हो गई, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो ये डेफिसिट हो जाएगा, राजकोष में घाटा हो जाएगा ये। ठीक है, याद रहेगा। तो बी आंसर हो जाएगा इसका, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे हम बात करें, इन विच स्टेट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है? भारत के कौन से राज्य में सबसे बड़े खारे पानी की झील उपलब्ध है? 17वां सवाल। तो भैया उड़ीसा में है, उड़ीसा में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की। आपके लिए सवाल है, ये आप पर छोड़ रहा हूं मैं, सवाल ये है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम क्या है? ये है तो उड़ीसा में,
उड़ीसा में है। नाम बताना है आपको, नाम बता दीजिए। सभी लोग कमेंट करेंगे और आज ही कमेंट करेंगे क्योंकि कल तो फिर दूसरी क्लास हो जाएगी। ठीक है, आने वाली क्लास से पहले ही कमेंट कर दीजिएगा देखने के बाद। ठीक, क्लियर है, ये ध्यान रखना है आपको। विच इंडियन लेक इज नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड? तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सी झील जानी जाती है? तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सी झील जानी जाती है? लोकटक, चिल्का, वूलर और संभर लेक। बताओ भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता देंगे सभी। तैरते हुए द्वीपों के लिए कौन सी झील जानी जाती है? फटाफट से बताएं। तो देखो, लोकटक झील कौन सी है? लोकटक झील ये तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है, तैरती हुई झील। और ये कहां पर है? मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में है। क्लियर है? एक सवाल है आपके लिए, आपके लिए सवाल है जो कमेंट में बताना है आपको। क्या है वो सवाल? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। क्या? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कहां पर है और उसका नाम क्या है? और उसका नाम क्या है? कमेंट में बताएंगे, हाल ही में बताएंगे, भूलेंगे नहीं। लोकटक झील इसका आंसर हो जाएगा। 18वीं का आंसर क्या है? लोकटक झील। ठीक है, आगे। द ट्रिटी ऑफ पुरंदर जो 1665 में हुई, 1665 में क्या हुआ? पुरंदर की संधि हुई। देखते हैं क्या कह रहा है। पुरंदर की संधि हुई। ठीक, पुरंदर की संधि किन दो ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच हस्ताक्षरित की गई थी और इसके मुख्य परिणाम क्या था? तो देखो, पुरंदर की जो संधि है जो 1665 में साइन की गई, वो शिवाजी और जयसिंह के बीच में साइन की गई। किसके बीच में? शिवाजी और जयसिंह के बीच में साइन की गई, जयसिंह प्रथम। इसमें क्या हुआ परिणाम कि जो शिवाजी थे, जो शिवाजी थे, शिवाजी मराठा से हैं, पता ही है आपको। शिवाजी ने 23 फोर्ट मुगल को दे दिए। शिवाजी ने क्या किया? 23 फोर्ट मुगल को दे दिए, मुगलों को दे दिए। ऐसा किया शिवाजी ने। पुरंदर की संधि 1665 में होती है शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच में, शिवाजी और जयसिंह फर्स्ट के बीच में। Who was the first Gupta ruler to assume the title of महाराजा धीराज? निम्नलिखित में से वो कौन सा गुप्त शासक था जिसे टाइटल मिला था महाराजा धीराज का? तो देखो, जो गुप्त साम्राज्य है, जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, अब इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है इतिहास का। इसको क्या कहा जाता है? गोल्डन पीरियड, गोल्डन पीरियड कहा जाता है इतिहास का। यहां पे जो राजा हुए, जैसे कि सबसे पहले तो श्रीगुप्त आया, श्रीगुप्त आया, उसके बाद घटोत्कच आया, घटोत्कच गुप्त आया। ठीक है, उसके बाद आया कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आया? चंद्रगुप्त
प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम आया, इसे ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे ही वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर कहा जाता है गुप्ता एम्पायर का। तो यहां पे देखेंगे आप, श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, इनको सिर्फ महाराज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? महाराज कहा जाता है। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज, महाराजा धीराज कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है? महाराजा धीराज कहा जाता है। वहीं ये अगला इसी का है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है, जो समुद्रगुप्त है, ये ना हारा नहीं, हारा नहीं ये, है ना। इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट था जो, वो कभी हारा नहीं, तो उसी हिसाब से समुद्रगुप्त भी नहीं हारा, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये याद रखेंगे। फिर इनके बाद, समुद्रगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आ जाते हैं। स्कंद गुप्त आ जाते हैं। उसके बाद फिर सही रूलर नहीं आते, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में, ये याद रखना है आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में। यहां तक चीजें क्लियर हैं? एक बार बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं? बताएं, सभी बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो ये हमने देखो, ये गुप्ता एम्पायर का प्रश्न था, उसके बारे में ये बेसिक डिटेल आपको याद रखनी है। शुरुआत तो श्रीगुप्त ने कर दी थी, लेकिन वास्तविक फाउंडर चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अब इससे पहले हमने बात की 1665 की पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच में हुई। इसमें 23 जो फोर्ट हैं मुगलों को दे दिए गए शिवाजी के द्वारा। और फिर हमने बात की लोकटक झील की। लोकटक झील फ्लोटिंग आइलैंड वाली झील है, मणिपुर में है ना। आप इस सवाल का जवाब दे देंगे। फिर हमने बात की सॉल्ट वाटर लेक, तो वो उड़ीसा में है, ठीक है। इतनी चीजें बिल्कुल याद रख लेना है। फिस्कल डेफिसिट आपको पता है, जब राजस्व कम हो जाए और खर्चा बढ़ जाए तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। वहीं इन्फ्लेशन क्या है? जब सामान और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएं, जिसकी वजह से हमारी खरीदने की शक्ति कम हो जाए, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मापन सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की फॉर्म में होता है। और कंट्रोल करने के तरीके हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से जो पैसा आता है उसे एफडीआई कहते हैं हम, ठीक। व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? जब सरकार अपना हिस्सा बेच दे प्राइवेट को, तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करना। फिर है आपका किसी भारत में किसी लोकसभा सीट को खत्म करना है तो ऐसा कौन कर सकता है? डिलिमिटेशन कमीशन कर सकता है। वहीं इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर किस हाउस में की जाती है? तो पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी एक में आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास से जुड़े रहिए। क्लास से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास को शेयर जरूर करें, रिवीजन अच्छे से करते रहें। और ये इस साल 2025 शुरू हो गई है, इस 25 में आपको सिलेक्शन लेकर मानना है। जितना सहयोग हमसे हो सकता है हम आपसे करेंगे आपका सहयोग। कोई सवाल है आपके, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को क्लास में एक्सप्लेन किया जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लाए जाएं क्लास में, और उन क्वेश्चंस के साथ ही वो टॉपिक भी एक्सप्लेन किया जाए, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मिल जाए सामने और आपके जो डाउट हैं उससे रिलेटेड वो भी सॉल्व हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।